एनवीएन के विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग एनवीएन के संग में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना के शहर से गांव जाने की चर्चा करेंगे। ये महामारी पहले शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका प्रकोप गांव तक पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है कि वहां इसका मुकाबला करने के लिए सुविधा मौजूद नहीं है। इसलिए ये गांव में कैसे पहुंचा और वहां क्या तबाही मचा सकता है, इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के शहरों से गांव जाने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो लॉकडाउन के 5 दिन बाद शुरू हुआ, यानी 29 और 30 मार्च को, जब हज़ारों मजदूर अपने घरों से अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। इस तरह ये बीमारी जो शहरों में आई थी वो विभिन्न शहरों से गांवों की तरफ जाना शुरू हो गई। सड़कों पर हज़ारों लोगों की, हज़ारों मजदूरों की तादाद को देखकर सरकार को 1 मई से ट्रेन चलाने का फैसला करना पड़ा। इस प्रकार एक अंदाजे के मुताबिक 65 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने गांव में पहुंचा दिया गया, जिनमें से अधिकतर तादाद यूपी और बिहार के लोगों की थी। सरकार ने एक नियम बनाया कि एक ट्रेन में 90% से ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद इतनी अधिक लोगों का एक ट्रेन में मौजूद होने ने सोशल डिस्टेंसिंग को नामुमकिन कर दिया था और लोग एक दूसरे के साथ सफ़र कर रहे थे। यानी इसमें जो लोग संक्रमित थे वो उन लोगों तक कोरोना की बीमारी फैला रहे थे जो संक्रमित नहीं थे। जब ये लोग ट्रेन से घर पहुंचते थे या बस से घर पहुंचते थे तो इनका टेस्ट किया जाता था और इनको क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए जमा कर दिया जाता था। लेकिन दूसरे साधन से पहुंचने वालों की सरकार को खबर ही नहीं मिलती थी। वो सीधे अपने घर चले जाते थे और अपने परिवार वालों के साथ रहने लगते थे। इस तरह उनके ज़रिए से भी ये कोरोना गांव में पहुंचा। सरकार ने जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा था वहां पर ज़बरदस्त लापरवाही देखने में आई। उन स्कूलों में जहां पर के उनको रखा गया था, बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग जमा थे। इस क्वारंटाइन सेंटर में बीमारी कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए कि कम लोग जो बीमारी लाए थे वो उन लोगों के साथ थे जिनमें बीमारी नहीं थी, लेकिन उनको जो है वो क्वारंटाइन किया गया था। तो इस प्रकार बीमारी रोकने की कोशिश में ये बीमारी बढ़ी। आगरा की ये वीडियो देखें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की क्या हालत हुई। ये है शारदा ग्रुप इंस्टीट्यूशन कोरोना टाइम सेंटर, जहाँ पे आइसोलेट किए गए मरीजों के साथ ये कंडीशन की जा रही है। इन सबको यहाँ पे लाया गया है ये बोलकर कि आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, बट यहाँ कोई चेकअप किया नहीं जा रहा। इनमें से मैं भी एक हूँ, ज्योति वर्मा। मुझे ये कह के यहाँ लाया गया कि आपका एसएन में जाके मेडिकल चेकअप होगा, बट यहाँ पे कोई भी मेरा मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है। यहाँ सब प्रशासन, डॉक्टर सब लापरवाही दिखा रहे हैं अपनी हर एक प्रकार से। ना यहाँ पे लोगों को प्रॉपर खाने के लिए दिया जा रहा है, ना पीने के लिए दिया जा रहा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या किया जाए, ये प्रश्न अहम है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो वही करना चाहिए जो हमने शुरू में नहीं किया, यानी हमने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग नहीं की, और वो सबसे प्रथम उपाय है। इसके लिए शहरों में तो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे मोहल्लों में जो कि हाई रिस्क है, जहाँ पर कि हॉट स्पॉट हैं, वहाँ पर वार्ड लेवल में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन ये टेस्टिंग के मामले को आगे बढ़ाकर छोटे शहरों तक पहुँचाना चाहिए, बल्कि गाँवों में भी टेस्टिंग लैब बनाना चाहिए। आइए इस चार्ट में देखें कि भारत की कितनी आबादी शहरों में रहती है और कितनी गाँव में। तो अभी तक जो सेंसस हमारे पास है उसके अनुसार 68% लोग आज भी गाँवों में रहते हैं, यानी 83.30 करोड़ लोग हिंदुस्तान के गाँवों में रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ टेस्टिंग लैब नहीं है
बल्कि अच्छे अस्पताल भी नहीं हैं। इस चार्ट में देखें कि वो 5 राज्य जहां सबसे ज़्यादा गांव पाए जाते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम है। वहां पर 1,07,230 गांव है और 15,51,00,000 लोग गाँव में रहते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है जहां 55,825 गांव है और 5,25,00,000 लोग गांव में रहते हैं। उड़ीसा में 52,141 गांव है और 3,49,00,000 लोग उड़ीसा में रहते हैं। इसी तरह राजस्थान आए तो वहाँ 46,725 गांव है और 5,15,00,000 लोग राजस्थान के गांव में रहते हैं। बिहार में गांव की संख्या तो कम है, यानी 45,415, लेकिन उसकी आबादी 9,20,00,000 है। अब आप ये देखें कि इन 2.5 महीनों में किस तरह से हमारे भारत के गांव इस बीमारी से प्रभावित हुए। यानी 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में 20 ज़िले ग्रीन जोन थे, यानी 20 ज़िलों तक कोरोना नहीं पहुंचा था और कुल ज़िले हैं 75, यानी उत्तर प्रदेश के 55 ज़िलों में 30 अप्रैल या उससे पहले कोरोना पहुंच चुका था। इसका कारण ये है कि दिल्ली से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश गए और उनके साथ ये बीमारी वहाँ गई। बिहार के जो 38 ज़िले हैं उसमें से 30 अप्रैल तक केवल 13 ज़िलों में कोरोना पहुँचा। पश्चिम बंगाल के 23 ज़िलों में से पूरे के पूरे 23 ज़िलों ग्रीन जोन थे, यानी किसी ज़िले में 30 अप्रैल तक कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया था। महाराष्ट्र के 36 ज़िले हैं और उसमें से 6 ज़िले ऐसे थे जो ग्रीन जोन थे, यानी 30 ज़िलों तक ये बीमारी फैल चुकी थी। मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों में से 24 ग्रीन जोन थे और बाकी ज़िलों में कोरोना पहुंच चुका था। राजस्थान के 33 में से केवल 6 ज़िले ऐसे थे जो ग्रीन जोन थे। बाकी 27 ज़िलों में कोरोना के मरीज़ पाए जाते थे। कर्नाटक के 23 ज़िले हैं, उसमें से 14 ग्रीन जोन थे और 16 में कोरोना के मरीज़ थे। तमिलनाडु के 37 ज़िलों में से केवल 1 ज़िला ऐसा था कि जो ग्रीन जोन था, यानी 36 ज़िलों तक 30 अप्रैल से पहले कोरोना पहुंच चुका था। उड़ीसा के 30 ज़िलों में से 21 ज़िले कोरोना से प्रभावित नहीं हुए थे, ग्रीन जोन थे और 9 ज़िलों में कोरोना पहुंच गया था। आंध्र प्रदेश के 13 ज़िले हैं और उसमें केवल 1 ज़िला ग्रीन जोन था और बाकी 12 तक कोरोना पहुंच चुका था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23 अप्रैल से पहले किस प्रकार भारत के अनेक ज़िलों तक ये बीमारी फैल गई। अब आगे 16 जुलाई तक की परिस्थिति देखते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ज़िलों में 1000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित लोग हैं। इस मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है। तमिलनाडु के 22 ज़िलों में कोरोना के मरीज़ 1000 से ज़्यादा हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 18 ज़िलों में 1000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ पाए जाते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर है जहां के 13 ज़िलों में 1000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं। कर्नाटक जो उसके बगल वाला राज्य है उसमें 10 ज़िले ऐसे हैं जहां कोरोना के 1000 से ज़्यादा मरीज़ हैं। इसके बाद 3 राज्य ऐसे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, जहां पर के 7 ज़िलों में 1000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं और उड़ीसा में केवल 3 ज़िले ऐसे हैं कि जहां पर कोरोना के मरीज़ों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम ये देखें कि कुल भारत में 94 ज़िले ऐसे हैं जहां पर के कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब प्रश्न ये है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। गाँव की सबसे बड़ी समस्या
टेस्टिंग की फैसिलिटी है। ICMR के अनुसार 17 जुलाई तक पूरे भारतवर्ष में केवल 1244 लैब्स हैं। इनमें से 880 लेबोरेटरीज सरकारी हैं और 364 लैब प्राइवेट हैं। अब ये जो 1244 लैब्स हैं, इनमें RT-PCR टेस्ट की फैसिलिटी सिर्फ 638 लैब्स में है। यानी सिर्फ इन 638 लेबोरेटरी में ही कोरोना का टेस्ट हो सकता है। कोरोना की जांच के लिए ये ज़रूरी है। अब ये जो 638 लेबोरेटरी हैं, ये बड़े शहरों में है या राजधानी में है। छोटे शहरों में और गांवों में ये फैसिलिटी नहीं है। इसलिए अगर किसी पर डाउट होता है, कोई संदिग्ध होता है, तो उसका खून ले करके बड़े शहर भेजा जाता है और वहाँ से रिपोर्ट आती है। इसमें विलम्ब होता है और इस बीच उस व्यक्ति के ज़रिए जो कि पॉजिटिव हो, बीमारी दूसरे लोगों में फैल जाती है। अब इसके उपाय की तरफ आएँ। हम आपको याद दिला दें, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने कोरोना के दौर में 150 देशों की मदद की है और हमने SARS-CoV फंड बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है। सारी मानवता की चिंता हमें करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ हमारा हाल ये नहीं होना चाहिए कि चिराग तले अंधेरा। केंद्र सरकार को, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संसाधन है, उसको चाहिए कि वो राज्यों की मदद करे। केंद्र सरकार गांव में पहुंचकर लोगों की मदद नहीं कर सकता। इसके लिए उसको अपने राज्यों पर भरोसा करना पड़ेगा और उनकी सहायता करना पड़ेगा। शहरों के साथ साथ गांवों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी इस बीमारी को हम शहर और गांव हर जगह हरा सकेंगे। वरना अगर हमारा सारा ध्यान शहरों पर केंद्रित रहा तो गांवों में इससे एक बहुत बड़ा संकट निर्माण हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।